Now the next topic is hypoplastic left heart syndrome HLHS. स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, इसमें मैं आपको स्ट्रक्चर से बता देता हूँ, ठीक है, जल्दी से। इसमें जो आपका राइट हार्ट होता है, ठीक है, वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन जो लेफ्ट हार्ट होता है वो क्या होते हैं, वो एबनॉर्मल होता है। हम कहते हैं स्मॉल साइज, ठीक है। डिफेक्ट इसमें होता है लेफ्ट हार्ट में, ठीक है। जो लेफ्ट हार्ट साइड है वो जो है प्रॉपरली डेवलप नहीं होता, ठीक है। मैं सिर्फ अगर लेफ्ट हार्ट साइज़ को वो बना दूँ, ठीक है। ये अगर सिर्फ लेफ्ट हार्ट है, इसमें क्या है कि यहाँ पे जो आपका ये वाला चैम्बर है, इसमें हुसूसन जो है जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है ये सही तरह डेवलप नहीं होता, ये स्मॉल रह जाता है, ठीक है, ये छोटा रह जाता है। इसके साथ जो स्ट्रक्चर एसोसिएट करता है ओर्टा, वो भी जो है सही डेवलप नहीं होती, वो भी स्मॉल सिकुड़ जाती है, स्मॉल मतलब स्मॉल इसमें रह जाती है। तो अब क्या है कि आपका जो राइट हार्ट है, ठीक है, वो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, ब्लड आ रहे हैं, ब्लड इधर से लंग्स में जा रहे हैं, ठीक है। लंग्स से फिर ब्लड आपका लेफ्ट हार्ट में यानी लेफ्ट आर्टरियम में आता है। लेकिन फिर यहाँ से क्या है कि इसका जो ये माइट्रल वॉल है, ठीक है, ये भी मेच्योर नहीं है, इसमें ये भी सही डेवलप नहीं है। और ये भी यहाँ पे जो ब्लड आएगा उसमें रिगर्जिटेट भी होगा, ठीक है। और जो ब्लड है वो यहाँ से प्रॉपर सप्लाई में यानी पंपिंग नहीं होगी, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसकी पंपिंग की इशू आ जाएगी, ठीक है, वो सही पंप नहीं कर पा रहा, और उसमें वॉल्यूम भी जो है वो इतना नहीं आ रहा, ठीक है, इसमें, क्योंकि इसका बहुत छोटा वॉल्यूम है, बहुत मतलब अंडर डेवलप हो गया है। इसमें यानी साइज़ जो है वो प्रॉपरली इसका डेवलप नहीं हुआ। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है जो कि बहुत छोटा है, माइट्रल वॉल जो है, ऑर्टिक वॉल जो है, या जो असेंडिंग ऑर्टा है, ये भी जो है वो अंडर डेवलप होते हैं, ठीक है। तो इसका रिज़ल्ट क्या आता है? रिज़ल्ट ये आता है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो सही तरह ब्लड पंप नहीं कर पाता, और इसी वजह से जो है सर्कुलेटरी शॉक होने का रिस्क होता है। लेकिन जो पीडीए होता है, पीडीए जब ओपन होता है, ठीक है, तो तब इसको थोड़ा सा बचा लेता है इससे। लेकिन अगर ये पीडीए क्लोज हो गया तो अल्टीमेट क्या है, डेथ है, कार्डियोजेनिक शॉक हो जाएगा और पेशेंट जो है वो एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखें, लेफ्ट हार्ट का डिफेक्ट है, स्मॉल लेफ्ट वेंट्रिकल है, और अंडर डेवलप जो है ऑर्टा भी आपका अंडर डेवलप होता है इसमें, मतलब सही फुल डेवलप नहीं होता, ऑर्टिक वॉल्स और माइट्रल वॉल्स, ये सारी चीज़ें, असेंडिंग ऑर्टा ये नहीं। तो इसी वजह से ये जो है आपकी बॉडी को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएंगे, और यानी जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है वो इतना पंप नहीं कर पाता कि वो आपके ब्लड सप्लाई को कंप्लीट जो है वो पहुंचा सके, जिसकी वजह से पेरिफेरल पल्सेस जो है वो वीक होंगे, ये सारे सिम्टम्स आएंगे, साथ में कार्डियोजेनिक शॉक आएगा, सर्कुलेटरी शॉक जिसको हम कहते हैं, वो आ जाएगा, ठीक है। याद रखिए इसके साथ जो है पीडीए को याद रखना है कि पीडीए को इसमें हमने ओपन रखना है प्रोस्टाग्लैंडिन E1 मेडिसिन से, ठीक है। अच्छा, और क्या चीज़ है इसमें? अच्छा, इसमें एक एसोसिएशन है, इसमें ना टर्नर सिंड्रोम होता है जिसमें 45X होता है, 45X ये जो है टर्नर सिंड्रोम के साथ एसोसिएट करता है, ठीक है। और हमने इसमें क्या करना है, सर्जिकल रिपेयर करना है, ठीक है। चले पढ़ते हैं। 2 days ओल्ड इन न्यू बॉर्न, ठीक है, न्यूनेट्स में ये सारी चीज़ें। डेवलप सिवियर साइनोसिस, पोर फीडिंग, वीक पेरिफेरल पल्सेस, सर्कुलेटरी शॉक आफ्टर बर्थ के बाद। कार्डियोग्राफी शो हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट वेंट्रिकल वो भी दिखा रहा है विद सिवियर हाइपोप्लेसिया ऑफ द ओर्टा और मैटर। सारी चीज़ें उन्होंने बताई, क्लासिक फीचर्स बता दी। तो ये क्या है आपका हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम है, ठीक है। इसमें हाफ लेफ्ट हार्ट होता है, यानी हाफ लेफ्ट हार्ट का मतलब ये है कि जो लेफ्ट आर्टरियम है वो तो मुकम्मल होता है, लेकिन जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो मुकम्मल नहीं बना होता, वो छोटा होता है। न्यूनेट्स होंगे, शॉक आफ्टर डक्टल क्लोजर। देखिए अगर जैसे ही पीडीए जो है वो क्लोज हो जाएगा ना, तो पेशेंट जो है वो फोत हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि इसी सर्कुलेशन पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि उसका अपना सर्कुलेशन नहीं है। ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स इसमें, ये नॉरवुड ग्लेन फॉन्टन जो प्रोसीजर होता है बेस्ट इनिशियल में, वही सारी चीज़ें जो हम करते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में, वही सेम है, ये भी सेम है। इनिशियल मैनेजमेंट में वही प्रोस्टाग्लैंडिन E1, ताकि हम पीडीए को मेंटेन रखें, ओपन रखें, ये सारी चीज़ें।
अच्छा, अनोट्रोपिक सपोर्ट देंगे बीपी को बढ़ाने वो के लिए बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि पेरिफेरल पल्सेस वीक है। प्रोसीजर का नाम लिखा हुआ है हर स्टेज के हवाले से, ये सारा आप देख लें, सारे नाम इंपॉर्टेंट है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन में क्या है कि कार्डियोजेनिक शॉक में होगा और डेथ होगा आफ्टर पीडीए क्लोजर। अच्छा स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको इसका समझ आ चुका होगा। अभी जो देखिए स्टूडेंट्स, हर टॉपिक को अगर आप देखें उसमें हर मतलब उन्होंने एक लाजमी आप लोगों को क्लू दी होती हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इन चीज़ों को याद रखना है, ठीक है, और इसी तरह आप लोगों ने सोचना है और फिर आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अच्छा, एप्स्टीन अनामली, ठीक है। अच्छा, एप्स्टीन अनामली समझाता हूँ जल्दी से डायग्राम से, ठीक है। ये अगर मैं लूँ कि ये आपका हार्ट है, ठीक है, ये आपका माइट्रल वाल है, ये आपका लेफ्ट हार्ट है यानी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये आपका राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। अब सुने, नॉर्मल तो है आपका ये इस तरह होना चाहिए था ना। सॉरी यार, एक मिनट। नॉर्मली आपका हार्ट जो है वो उसके वॉल जो है वो सेम इस तरह अपने एग्जैक्ट लोकेशन पे होनी चाहिए, और नॉर्मल जो है फंक्शन कर के ऐसे सर्कुलेशन होता जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका होता क्या है कि जो एप्स्टीन अनामली है इसमें ये होता है कि सिर्फ यहाँ से, वन मोमेंट स्टूडेंट्स, अच्छा इसमें होता क्या है कि इसमें आपका ये जो वेल्व है ये अपनी ओरिजिनल जगह से डाउनवर्ड आ जाता है, यानी इधर, ठीक है, ये यहाँ पे हो जाते हैं। जब ये वॉल यहाँ पे आ जाएगा तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो आपका राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल आपका बहुत छोटा पड़ जाएगा, ठीक है, बहुत छोटा, ठीक है। जिस तरह उधर वो अभी हमने डिफरेंट जो ऊपर वो डिजीज़ जो पड़ी का जो स्ट्रक्चर डिफेक्ट पड़ी उसमें लेफ़्ट साइड का इशू था, इधर राइट साइड का इशू है, ठीक है। इसमें जो आपका ट्राइकस्पिड वॉल होता है, कौन सा, ट्राइकस्पिड वैल जो होता है वो अपने लोकेशन से नीचे डेवलप हो जाता है, यानी लोअर डिस्प्लेस हो जाता है डाउनवर्ड, ठीक है, राइट वेंट्रिकल के पास आ जाते हैं। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि जो पार्ट है राइट वेंट्रिकल का वो राइट एट्रियम की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं, यानी उसका जो इधर जो देखें, ये तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो है इस यहाँ तक जो है राइट एट्रियम था, यहाँ से जो है राइट वेंट्रिकल शुरू हो रहा था, लेकिन ये वेल्व नीचे आ गया तो इसका जो ऊपर हिस्सा है जो उधर चला गया, ठीक है, वेल्व से ऊपर जो है वो एट्रियम का हिस्सा बन गया, तो उसकी तरह बिहेव करने लग जाता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं आर्ट्रियलाइजेशन ऑफ राइट वेंट्रिकल, याद रखना है, आर्ट्रियलाइजेशन ऑफ राइट वेंट्रिकल हम कहते हैं। ये किस में होता है, ये एप्स्टीन अनामली में होते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को समझाया, इधर के वेल्व नीचे आ जाते हैं तो इसका जो वेंट्रिकल का हिस्सा है वो आर्ट्रियम के हिस्से में वो आ जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें सीवियर ट्राइकास्पिड रीगर्जिटेशन होगा, ठीक है, यहाँ से ब्लड जो है वो वापस जो है रीगर्जिटेट होगा ट्राइकास्पिड वाल्व से जो है वो, क्योंकि वो एबनॉर्मल है इसमें। तो इसमें जब रीगर्जिटेशन होगा तो इसमें जो राइट एट्रियम है वो क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा, ठीक है, फिर वो इनलार्ज हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, इसमें एक और चीज़ है, इसके साथ भी एक एनामली है, याद रखिए, राइट हार्ट साइड में जो स्ट्रक्चर डिफेक्ट होता है उसके साथ ASD ज़्यादातर और VSD ज़्यादातर होते हैं। अभी मैं आप लोग को इधर एक चीज़ दिखाता हूँ, सबर, याद रखिए इसमें ASD और पेटेंट फोरमन ओवेल PFO, ये दोनों इसके साथ जो है स्ट्रक्चरली इसमें आ जाते हैं, ठीक है, इसके साथ एसोसिएट करते हैं। तो याद रखना है कि इसमें क्या होता है कि जो आपका नॉर्मल जो ट्राइकस्पिड वॉल है, ठीक है, वो अपने लोकेशन से नीचे डाउनवर्ड डेवलप हो जाते हैं, और जो वेंट्रिकल का हिस्सा है वो एट्रियम का हिस्सा बन जाता है, जिसको हमने नाम दिया एट्रियलाइजेशन ऑफ दी राइट वेंट्रिकल, ठीक है।
फिर हमने कहा कि इसमें जैसे कि वेल्व जो है वो एबनॉर्मल जगह पे डेवलप हुए हैं, यानी नीचे आए हैं अपने लोकेशन से, साथ में वो इतने तगड़े नहीं हैं, उसके ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन होगा उससे, जब ब्लड ऑलरेडी ऊपर चैम्बर बड़ा हुआ है और ब्लड भी पीछे की तरफ फ्लो करेगा तो वहाँ से एनलार्जमेंट हो जाएगी किसकी, राइट एट्रियम की। ठीक है, याद रखिए कि इसमें क्या होता है कि जो एक एलिमेंट है उसमें जिसको हम कहते हैं लिथियम, ठीक है, मैटरनल लिथियम जो है, जब मतलब अगर माँ जो है प्रेगनेंसी के दौरान लिथियम का इस्तेमाल करे तो ये क्लासिक एसोसिएशन है इस डिज़ीज़ के साथ। और अक्सर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि मदर जो है वो लिथियम ले रही थी और उसके बच्चे में ये इश्यूज़ है, तो अब बताएं तो वो उसमें लिथियम जो इनटेक कर रही है जो फीमेल प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसमें क्या है आपका ये डिज़ीज़ बनेगा जिसका नाम है एब्स्टेन एनॉमली। ठीक है, अच्छा सुने, इसमें एक और चीज़ है कि इसमें वोल्प, इसमें एक सिंड्रोम है जिसका नाम है वोल्प पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। वोल्प पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, ठीक है, WPWS, ये जो है आपका इसके साथ क्या करते हैं, एसोसिएट करते हैं। ठीक है, सिंपली अगर हम कहें तो एब्स्टीन एनॉमली क्या है कि ये डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है किसका, ट्राइकस्पिड वेल्व का, जिसकी वजह से फिर ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन होगी, राइट एट्रिया एनलार्ज हो जाएगी और क्लासिकली एसोसिएट करता है मैटरनल लिथियम एक्सपोजर के साथ। ये एक लाइन में भी इस तरह हम कह सकते हैं। ठीक है, आ जाए। 10-year-old newborn present with cyanosis, difficulty feeding and examination. There is a wide splitting S1 holosystolic murmur, tricuspid regurgitation है इसमें, एंड साइंस ऑफ राइट हार्ट फेलियर। ठीक है, राइट हार्ट फेलियर के साइंस क्यों, क्योंकि आपका जो राइट हार्ट है अब इसमें सही तरह वो काम नहीं कर रहा, ऊपर ब्लड भी रिगर्जिटेट हो रहा है और आपका एट्रियम जो है वो फूल चुका है राइट वाला। ईटोकार्डियोग्राफी शो एपिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्राइकस्पिड वॉल इनटू द राइट वेंट्रिकल, यानी मतलब वो नीचे की तरफ डिस्प्लेस्ड हुआ है, तो ये क्या है आपका एब्स्टीन अनॉमली। सारे चीज़ें हैं, आप इसको देखें। मैटरनल लिथियम जो है इसमें क्लासिक एसोसिएशन है। बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये दो चीज़ें करेंगे, क्या क्या, चेस्ट एक्सरे करेंगे और ईसीजी देखेंगे। ठीक है, ईसीजी में याद रखें हमें जो वॉल पार्किंसन वाइट सिंड्रोम है वो ईसीजी पे हमें नज़र आ जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में वही चीज़ें हैं, इसमें ASD और हमें स्मॉल राइट वेंट्रिकल और डिस्प्लेस्ड वेल्व जो है वो नज़र आ जाएगा ट्राइकस्पिड का। साथ में और क्या नज़र आएगा, इनलार्ज राइट एट्रियम जो है वो इनलार्ज नज़र आ जाएगा। ठीक है, साथ में ASD और PFO पेटेंट फोरामेन ओवेल नज़र आ जाएगा। ठीक है, इनिशियल मैनेजमेंट वो ऑक्सीजन, और इसमें भी हमने PDA को क्या करना है, प्रोस्टाग्लैंडिन 1 को हमने देना है ताकि हम PDA को ओपन रख सकें। ट्रीट करना है हार्ट और एथमियास को। ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व को रिपेयर करना है जिसको हम कहते हैं कोन प्रोसीजर, वेरी इंपॉर्टेंट, या रिप्लेसमेंट करते हैं। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन SVT है और वोल्प पार्किंसन वाइट सिंड्रोम है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ ली, वही बातें जो हमने ऊपर डिस्कस की है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कावासाकी डिजीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, याद रखिए जो कावासाकी डिजीज़ है तो इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं कि क्या है। चलिए इधर मैं बताता हूँ। कावासाकी डिजीज़ जो है ये आपका एक्यूट वेस्कुलाइटिस है। ठीक है, वेस्कुलाइटिस है किसका, जो मीडियम साइज्ड आर्टरीज हैं, याद रखिए जो मीडियम साइज्ड आर्टरीज हैं। ठीक है,
उन्हीं आर्टरीज़ का क्या है, ये उसका वेस्कुलाइटस है, ठीक है। उसमें जब ये वेस्कुलर और ये सिस्टेमिक डिजीज़ है, ठीक है। स्पेशली जो आपके कोरोनरी आर्टरीज़ होते हैं, कोरोनरी आर्टरीज़ में ये क्या करते हैं, वहाँ पे नेक्रोसिस भी करवाते हैं, वहाँ पे वेस्कुलाइटिस करवाते हैं, नेक्रोसिस करवाते हैं और एनोरिज्म करवाते हैं, ठीक है। यानी आर्टरी जो है उसमें पट भी सकते हैं। और याद रखें ये बच्चों के अंदर यानी यंग जो बच्चे हैं उनमें जो है AMI यानी एक्यूट MI जो है उसका मोस्ट कॉमन काज जो है वो कावासाकी डिजीज़ है, क्योंकि इसमें जो कोरोनरी हमारी आर्टरीज़ हैं उसकी नेक्रोसिस होती हैं, उसमें जो है थ्रोम्बोसिस और उसमें जो है एक्यूट क्या कहते हैं उसमें एनोरिज्म भी होता है। तो ये आपका एक्यूट MI इसकी वजह से होता है, ठीक है। या बच्चों में और भी डिफेक्ट्स हैं, उस पर हम बात करेंगे अभी, ठीक है। कावासाकी डिजीज़ के बारे में हमने जितना ये कहा कि देखिए जब वेस्कुलाइटस होता है, असल में वेस्कुलाइटस है ना एक किस्म का ये वेस्कुलाइटस है, वेसल्स की इसमें इन्फ्लेमेशन होती है। जब कोरोनरी आर्टरीज जो है वो इन्फ्लेम्ड होंगे तो वो वीक हो जाएंगे और उस वीकनेस की वजह से कोरोनरी आर्टरी में एनोरिज्म हो जाएगा, एनोरिज्म के में पट जाएंगे, ठीक है, और रप्चर हो जाएगा। जब वो आर्टरीज रप्चर होंगे तो ब्लीड होगा, ब्लीड के बाद जो है वो MI हो जाएगा। तो इसका मेन जो मैकेनिज़्म है उसमें क्या है कि वेस्कुलाइटिस होता है, जिस तरह मैंने बात की, कोरोनरी आर्टरीज़ की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, कोरोनरी आर्टरीज़ में एनोरिज्म हो जाएगी, थ्रोम्बोसिस और MI हो जाएगा, ठीक है। याद रखें कि ज़्यादातर वो बच्चे जिनकी उम्र जो है वो 5 साल से कम में, 5 साल या 5 साल से कम में, उनमें ये होते हैं। लेकिन इसमें रूल ऑफ 5 याद रखें कि 5 साल से कम बच्चे हों और 5 दिन के लिए बुखार हो, फीवर। ज़्यादातर इसमें क्लासिकली जो है 5 दिन के लिए बुखार कहते हैं। फिर दिल की डिजीज, दिल के डिफेक्ट्स बताएंगे, आंखों में बताएंगे, सिस्टेमिक है, वेस्कुलाइटिस है, जहाँ जहाँ छोटे छोटे आर्टरीज है उसको इफेक्ट करेगा। तो डिफरेंट मल्टीपल लोकेशंस पे आप लोग को डिजीज़ वो बताएंगे सिम्टम्स। साथ में दिल का भी अगर बता दे तो कावासाकी पे ले ऑप्शन, ठीक है। जैसे कि याद रखें कि इसमें ना फीवर, जैसे मैंने कहा 5 दिनों से ज़्यादा या 5 दिनों तक का वो आपको बताएंगे, क्लासिक फीचर्स है ये। इसमें आपको कंजक्टिवाइटिस बताएंगे, इसमें आपको लिप्स के ऊपर जो है या ओरल केविटी जो है उसमें इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, जिसमें हम कहते हैं टंग जो है वो स्ट्रॉबेरी कलर टंग हो जाता है, इसमें वो लिप्स जो है वो रेड क्रैक्स उसमें आ जाते हैं, ठीक है। इसमें एक और चीज़ है कि इसमें सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी होती है, ठीक है, इसमें लिम्फ नोड जो है वो भी इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, ये तो मतलब अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं कावासाकी डिजीज़ को किस तरह पिकअप करना है, बच्चा बताएं, उम्र जो है 5 साल या इससे कम बताएं, साथ में वो कहें कि 5 दिन जो है हिस्ट्री है, किस चीज़ की, फीवर की हिस्ट्री है, ठीक है। साथ में कोरोनरी आर्टरी एनोरिज्म की बातें हो जाएं, ये चीज़ें हो जाएं, तो स्मॉल वेसल्स मतलब बताएं, आंखों में अगर वेस्कुलाइटिस वगैरह बताएं। इसको इसमें मोस्ट कॉमनली जो है कोरोनरी आर्टरी की एनोरिज्म होता है, MI होता है, और इसको हम ट्रीट करते हैं IVIG से और एस्पिरिन से। ये 2 चीज़ें आप लोगों ने याद करी, पूरी डिजीज़ जो है वो आपका ख़त्म, ठीक है। आ जाए 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड, 3 साल का बच्चा है, ठीक है, हमने कहा ना 5 साल या 5 से कम, ठीक है। प्रेजेंट विद हाई ग्रेड फीवर फॉर 6 डेज, देखिए मैंने कहा कि कम से कम 5 दिन की बुखार होनी चाहिए, इसमें 6 दिन की उन्होंने बता दी। डज नॉट रिस्पॉन्ड टू एंटीबायोटिक, एग्जामिनेशन रिवील्स बायलेटरल नॉन फ्लुएंट कंजक्टिवाइटिस, देख लें कंजक्टिवाइटिस भी आ गया, क्रैक लिप्स भी आ गए, स्ट्रॉबेरी टंग भी आ गया, सर्विकल लिम्फेडेनोपैथी भी आ गया। तो उसमें रहता क्या है, ये आपका क्लासिक फीचर है किसका, कावासाकी का। ये देख लें, यहाँ से आप देख लें सारा, ठीक है। बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, इसमें हम CBC ESR और CRP करेंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस आपका इसमें भी 2D इक्वल टू SS कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्वमेंट। हमने कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्वमेंट को रूल आउट करना है ताकि हम थ्रोम्बोसिस, हम नेक्रोसिस और हम रप्चर यानी एनोरिज्म को रोक सकें, से बचा सके, सॉरी। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन इसका है कोई नहीं, पर डायग्नोसिस जो है वो क्लिनिकल है, जिस तरह AHA अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन गाइडलाइंस है, उस क्राइटेरिया के मुताबिक हमने इसको डायग्नोस करना है। इनिशियल मैनेजमेंट में इसमें क्या है कि IVIG देंगे, जिस तरह मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ, हाई डोज जो है इसमें हम एस्प्रिन देते हैं। डेफिनेटिव मैनेजमेंट में भी वही IVIG है, एस्प्रिन विद कार्डियक फॉलोअप देने। मोस्ट कॉमन जो है इसमें क्या है, जो कॉम्प्लिकेशन है कोरोनरी आर्टरी एनोरिज्म में, ठीक है, याद रखना है। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ें मतलब इतने मुश्किल तो नहीं है, पर आप लोगों ने इसको समझना है, ठीक है। इसमें चंद चीज़ें मैं आप लोग बताना चाहता हूँ जो एक मिनट याद रखिए, मोस्ट कॉमन जो वेस्कुलाइटिस है ना,
चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन वेस्कुलाइटिस बच्चों में क्या है, वो है क्या है वो मोस्ट कॉमन वेस्कुलाइटिस, आईजीए वेस्कुलाइटिस। हाँ, आईजीए वेस्कुलाइटिस। स्टूडेंट्स मैं आप लोग को ये ना इधर लिख देता हूँ, एक मिनट। अच्छा, बच्चों में मोस्ट कॉमन जो वेस्कुलाइटिस है ना, ठीक है, जो मोस्ट कॉमन है वो क्या है, वो आईजीए वेस्कुलाइटिस है, जिसको हम कहते हैं हेनोच स्कोलिन या शोलिन परपुरा। याद रखिए कि हिनोच शोलिन कोलिन परपुरा जो है या आईजीए वेस्कुलाइटिस मोस्ट कॉमन, जो फर्स्ट मोस्ट कॉमन काज है ना, वो मोस्ट कॉमन सॉरी जो वेस्कुलाइटिस है ना वो यही है, ठीक है। जो सेकंड मोस्ट कॉमन है वो क्या है, वो कावासाकी। सेकंड मोस्ट कॉमन कावासाकी, फर्स्ट मोस्ट कॉमन जो है वो आपका, फर्स्ट मोस्ट कॉमन इसमें क्या है, आईजीए वेस्कुलाइटिस, जिसको हम हेनोच कोलिन परपुरा कहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स ये 2 पॉइंट आप लोगों ने लाजमी याद रखने हैं, ठीक है, इसके हवाले से। So this is the rapid fire as well. अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा है एक्यूट जो रिमेटिक है, फीवर, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, एआरएफ जो है। देखिए, मैं अगर एक्यूट रिमेटाइड अर्थराइटिस के फीवर के बारे में थोड़ा सा आप लोग को बताऊं, तो इसमें यह है कि एग्जैक्टली इसमें होता क्या है, 2 से 4 हफ्ते जो हैं, ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे अगर किसी बच्चे को, ठीक है, उसको हो जाए स्ट्रेप्टोकोकल, ठीक है, पेरिंजाइटिस हो जाए, ठीक है। ये मैं यार आप लोग को इधर ना थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता देता हूँ। अगर किसी को क्या हो जाए, एक्यूट स्ट्रेप्टोकोकल पेरिंजाइटिस हो जाए, ठीक है, अगर उसको प्रॉपरली हम ट्रीट ना करें तो याद रखें 2 से 4 हफ्ते बाद क्या होगा, जो आपका इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, वो अटैक करता है ये मिस्टेकनली करते हैं, ठीक है, मिस्टेकनली, गलती से ये क्या करते हैं, अटैक करते हैं आपके जॉइंट्स पे, जॉइंट्स में जो आपके टिश्यूज़ हैं, ठीक है, वहाँ पे ये अटैक कर लेते हैं। आपके हार्ट पे अटैक, हार्ट के जो टिश्यूज़ है उस पर अटैक करेगा, स्किन पे, इवन ब्रेन में, ठीक है। ये वहाँ इन एरियाज़ को ये क्या कर देगा, टारगेट कर देगा। ये सीन इसमें लिख दूँ इधर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो याद रखें कि फिर आपको क्या सारों के सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि इन्फ्लेमेशन साथ है, तो इन्फ्लेमेशन साथ है तो उसमें क्या होगा, फीवर होगा, ठीक है। रिमेटिक एक्यूट रिमेटिक हार्ट डिजीज़ में जो है फीवर लाजमी होगा, और ये सारी चीज़ें जॉइंट इन्वॉल्व होंगे, डिफरेंट जो है मैनिफेस्टेशन होंगे, तो आपने देखते ही आप लोगों ने कैच कर लेने, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हैं, अगर मैं एक लाइन में बताऊँ, सुने, एक्यूट रिमेटाइड फीवर जो है वो ऑटो इम्यून कॉम्प्लिकेशन है अनट्रीटेड ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल पेरिंजाइटिस का, जो कि काज करता है कार्डाइटिस को, माइग्रेटरी पॉली अर्थराइटिस को, और माइट्रल वॉल जो है इसमें मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है। सुने, जो एक्यूट रिमेटिक हार्ट फीवर है वो ऑटो इम्यून कॉम्प्लिकेशन है किसका, अनट्रीटेड ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल पेरिंजाइटिस का, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि पेनकार्डाइटिस होता है, ठीक है, यानी जो हार्ट को इन्वॉल्व कर रहे हैं, माइग्रेटरी पॉली अर्थराइटिस होता है, माइट्रल वॉल जो है वो उसमें इन्वॉल्व होता है वहाँ पे, ठीक है।
और साथ में आपका जो है पेशेंट में और सिम्टम्स फीवर जो है वो आएंगे। ठीक है, अभी पढ़ लेते हैं। ये तो मैं आप लोगों को बस बेसिक बता रहा थोड़ा सा। 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, प्रेजेंट करता है फीवर के साथ, माइग्रेटरी पेन, देख लें वो माइग्रेटरी पोलियोट्राइटिस की बात, एंड स्वेलिंग ऑफ द लार्ज जॉइंट्स 3 वीक्स आफ्टर सोर थ्रोट। ठीक है, हमने बात की कि 2 to 4 वीक्स। ऑन एग्जामिनेशन अ न्यू पेन सिस्टोलिक मर्मर इज हर्ड एट द एपेक्स। स्टूडेंट्स, ये क्लासिक फीचर्स है किसके? एक्यूट रिमेटिक फीवर के, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है और साथ में वही जो हमने बात की। याद रखिए कि आफ्टर रिसेंट जो पेरेंजाइटिस होगा उसके बाद जो है होगा स्कूल एज बच्चों में होता है माइग्रेटरी पोलियो, जो सारी चीज़ें वही जोन क्राइटेरिया सारा हमने डिस्कस किया। बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ASO टाइटर प्लस ESR CRP करेंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में 2D कोविड डॉपलर करेंगे। डिटेक्ट रूमेटिक कार्डाइटिस वल्वुलाइटिस को हमने देखना है। जो गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है इसमें वो कोई नहीं है, बस इसमें डायग्नोसिस जो है वो मॉडिफाइड जॉन्स क्राइटेरिया विद एविडेंस ऑफ रीसेंट ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन को देख के हम करेंगे इन क्लिनिकल। इनिशियल मैनेजमेंट में ये देख लें कि जिसमें हम बेंजाथीन पेनिसिलिन जी देते हैं, ठीक है, जो कि इरेडिकेशन थेरेपी है स्ट्रेप्टोकोकस का। एस्पिरिन एनसेड फॉर अर्थराइटिस देंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड इफ सीवियर कार्डाइटिस और ट्रीट हार्ट फेलियर एट प्रेजेंट। डेफिनेटिव मैनेजमेंट में क्या है कि लॉन्ग टर्म जो है हमने जो बेंजाथीन पेनिसिलिन जी है वो देने, प्रोपाइलेक्सिस में वॉल रिपेयर करना है क्योंकि वहाँ पे वो वॉल इन वॉल है माइट्रल वॉल। इफ सीवियर क्रोनिक रूमेटिक हार्ट डिजीज डेवलप, क्या क्रोनिक हार्ट डिजीज से माइट्रल रिगर्जिटेशन माइट्रल स्टेनोसिस होगा। ये भी वही चीज़ें हैं कि ड्रग ऑफ चॉइस इसमें क्या है, तो याद रखना ड्रग ऑफ चॉइस और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इसमें क्या है वो भी आपने याद रखने। तो स्टूडेंट्स इसी तरह जो है वो आपके क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आप लोगों ने लाजमी जो है इन कैचिंग पॉइंट्स को, इसी तरह कंसेप्ट को आप लोगों ने नहीं भूलना, ठीक है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें भूलेंगे तो फिर बहुत मसला होगा आप लोगों के लिए कि आप उसको मतलब कैच कर सको। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे टॉपिक जो हैं इंतहाई इम्पोर्टेंट है। जो आपके रिपीटर्स दोस्त हैं या जो आपके सीनियर्स हैं, आप उनसे भी पूछ लें कि ये टॉपिक्स जो हैं जो हम रैपिड फायर में पढ़ रहे हैं तो उसका वेटेज क्या है, वो आप लोग को एग्जैक्ट बता देंगे कि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके NRE एग्ज़ाम में आते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट है, पीडियाट्रिक इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, इसमें होता क्या है कि ये भी जो है जो बैक्टीरिया होते हैं वो इन्फेक्ट कर रहे होते हैं जो इनर लाइनिंग ऑफ दी हार्ट है, यानी एंडोकार्डियम को। एंडोकार्डाइटिस है ना, तो एंडोकार्डियम जो आपके हार्ट का इनर लेयर है। ठीक है, बैक्टीरिया क्या करता है कि आपका एंडोकार्डियम को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। ज़्यादातर इसमें जो हार्ट के वॉल्स हैं उसको वो क्या करते हैं, वहाँ पे विजिटेशन करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया की विजिटेशन होती है हार्ट वेल्व्स के ऊपर। ठीक है, इस डिजीज़ में याद रखना है। इसमें क्या होता है कि जो हार्ट वॉल होते हैं, ठीक है, उसको वो डैमेज करते हैं, बैक्टीरियमिया हो जाते हैं, बैक्टीरिया जो है वो स्टिक हो जाते हैं। किस में, वॉल में। किस तरह स्टिक होंगे, विजिटेशन करेंगे। ठीक है, और वॉल डिस्ट्रक्शन हो जाएगा और वहाँ पे एम्बुलाई प्लस माइनस में हो सकते हैं। ठीक है, इसमें जो मोस्ट कॉमन जो ऑर्गेनिज्म है, मोस्ट ओवरऑल अगर हम बात करें ओवरऑल मोस्टली, इसमें स्टेफाइलोकोकस एवरियस है। जो स्टेफाइलोकोकस एवरियस है वो इसमें मोस्ट कॉमन ओवरऑल है। ठीक है, याद रखिए कि रिस्क फैक्टर इसका क्या है, जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होते हैं मोस्ट कॉमन बच्चों में वो ज़्यादा, या प्रोस्टेटिक हार्ट वॉल्स हो, या जो है प्रीवियस इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की हिस्ट्री हो, या सेंट्रल वीनस कैथेटर वगैरह जो हम पास कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आपको स्टेपोरस जो है वो आपके स्किन पे प्रेजेंट करते हैं। जब आप कहते अगर सही तरह स्टेरिलाइज नहीं करेंगे सर पे इसको और आप प्रोसीजर करेंगे तो आप स्टेपोरस को एंटर कराएं। जिस तरह IV ड्रग एब्यूज़र में भी मोस्ट कॉमन है। ठीक है, स्टेपोरस के जो इन्फेक्शन है, तो इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है कि परसिस्टेंट फीवर होता है। ठीक है, साथ में जो है वो हार्ट के फिर मरमर्स आ जाते हैं जो जब हार्ट के वॉल्व्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें फिर स्पिनोमेगेली पेचिस और ये चीज़ें आ जाती हैं। ईको करेंगे ताकि वेजिटेशन को देखें। चले पढ़ लेते हैं। 9 ईयर ओल्ड चाइल्ड है विद अ नोन वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। देखिए हमने कहा ना कि ये उनके लिए ज़्यादा रिस्क फैक्टर है जिनको में कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ हैं।
अच्छा, कहते हैं कि उसको पहले से ही VSD है, प्रेजेंट विद परसिस्टेंट हाई ग्रेड फीवर के साथ, मेलेस के साथ, इन न्यू कार्डिक मर्मर के साथ आया। ब्लड कल्चर आर पॉजिटिव फॉर स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडन। अब यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडन के लिए बच्चों में याद रखिए स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है। एंड इकोकार्डियोग्राफी डिमॉन्स्ट्रेट विजिटेशन ऑन द माइट्रल वॉल। इसमें क्या है कि माइट्रल वॉल पे विजिटेशन हुई, तो ये क्या है, पीडियाट्रिक इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग देख लें। बिस्ट इनिशियल में कल्चर भेजेंगे, ठीक है, बिफोर एंटीबायोटिक। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है कि 2D इको है, इसमें हमने वो वेजिटेशन वगैरह देख लेनी है। कार्डिक इसमें कोई वो डायग्नोज बेस्ड ऑन मॉडिफाइड ड्यूक क्राइटेरिया, याद रखने मॉडिफाइड ड्यूक क्राइटेरिया इसमें यूज़ होता है। इनिशियल मैनेजमेंट में एम्पिरिकल आई एंटीबायोटिक्स देंगे, और पहले हम ब्लड कल्चर का सैंपल लेंगे, फिर एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे। डिफिनेटिव मैनेजमेंट में क्या है कि कल्चर डायरेक्टेड IV। जब डिफिनेटिव में क्या है कि जो बैक्टीरिया आएगा उसके मुताबिक जिसको सेंसिटिव है उस वही एंटीबायोटिक दे दो। प्लस माइनस में जो है हार्ट सर्जरी करेंगे, ठीक है। अगर हार्ट फेलियर और हार्ट एब्सेस, ठीक है, एब्सेस जो है ये जो हमने जो स्टेपोरियस वगैरह ये जो बैक्टीरियाज ये बनाते हैं एब्सेस, ठीक है। याद रखिए मोस्ट कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज वेरिडन स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आप लोगों ने याद रखने, ठीक है। MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को 2 चीज़ें यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि आप बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखिए कि NRE एग्ज़ाम में 2 किस्म के सवाल आते हैं, ठीक है। पीठ से भी सवाल आ सकते हैं और अडल्ट से भी सवाल आ सकते हैं। अगर पीठ से ये सवाल आ जाएँ और वो ऑर्गेनिज्म पूछें, तो याद रखना स्टूडेंट्स, बच्चों में अगर वो कहें कि चाइल्ड विद कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ हैं या आफ्टर डेंटल प्रोसीजर हैं, और उसके बाद जो है उसको ये जो हार्ट डिजीज़ बना है, ठीक है, कि जो रेमेटाइड फीवर है, तो याद रखिए उसमें हमने क्या चूज़ करना है, उसमें हमने वेरिडन को चूज़ करना है, ठीक है। इधर कहीं लिखा था। तो हमने जो कॉजेटिव एजेंट जो है बच्चों में क्या है, मोस्ट कॉमन जो है वेरिडन स्ट्रेप्टोकोकाई है, ठीक है, ये आपने चूज़ करना है। लेकिन अगर वो क्वेश्चन इस तरह पूछे कि मोस्ट कॉमन ओवरऑल ऑर्गेनिज्म, ओवरऑल वो ऑर्गेनिज्म पूछे, ठीक है, तो ओवरऑल ऑर्गेनिज्म में आपका फिर क्या आता है, स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस आता है, सॉरी स्टेपाइलोकोकस ओरियस आता है, ठीक है, स्टेपोरियस जिसको कहते हैं, या अडल्ट के अंदर ज़्यादातर जो है स्टेपोरियस आता है फिर। तो स्टूडेंट्स याद रखिए कि अगर क्वेश्चन में MCQ में कहें कि कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ हैं, डेंटल एक्सट्रैक्शन है, या फीवर है, या न्यू मर्मर है, तो फिर वेरिडन स्ट्रेप्टोकोकाई को आपने चूज़ करना है। अगर वो कहें कि कोई एक्यूट या एग्रेसिव इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हुआ है, या हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन है, ठीक है, तो उसमें स्टेपोलोकोकस ऑरियस करना है, ठीक है। यानी ओवरऑल जो है स्टेपोरियस है, और बच्चों में ज़्यादातर जो है वेरिडन है, ठीक है। हार्ट फेलियर है बच्चों में, तो चले वो पढ़ते हैं। 3 months ओल्ड इन्फेंट जो है वो ब्रॉट टू पुअर फीडिंग के साथ है, स्वेटिंग ड्यूरिंग फीड है, टिकेपनिया फेलियर टू थ्राइव, हेपेटोमेगेली। हार्ट फेलियर है तो उसकी वजह से जो है हेपेटोमेगेली हुए, पुलिंग का ब्लड हुए वहाँ पे ही। एग्जामिनेशन पे जो है टेकिकार्डिया, बायलेटरल बेजल क्रेपिटेशन है, ठीक है, क्योंकि पल्मोनरी एडिमा भी हो चुका है। इकोकार्डिया में रिवील लार्ज VSD भी है, ठीक है। तो ये याद रखें स्टूडेंट्स कि अगर वो आपको कहें हेपेटोमेगेली हैं, आपको कहें कि लंग्स में एडिमा पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या है, और बेजल क्रिप्स वगैरह आपको बताएं, तो याद रखें स्टूडेंट्स ये आपका क्या है, ये हार्ट फेल हो चुका है बच्चे का, और अगर वो बच्चे को पसीना आ रहा है फीड के साथ, ठीक है, तो ये आपका है हार्ट फेलियर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इसमें चेस्ट एक्सरे और ECG करेंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस सेम है, गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन कोई नहीं है, हमने जो है इकोकार्डियोग्राफी से कंफर्म कर लेना है। इन्वेस्टिगेशन सॉरी इनिशियल मैनेजमेंट में क्या करना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि लंग्स में भी एडिमा हो रहा है और लीवर में भी पूलिंग का ब्लड हो रहा है सारा कुछ, तो इसमें हमने ऑक्सीजन भी देने का, फ्रूसेमाइड देने, ठीक है, ओवरलोड को कम करना है। बाकी ये सीन इनहिबिटर देते हैं, फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन करना है, और ये चीज़ें करनी है।
डेफिनेटिव में करेक्ट करना है कार्डियक लीजन को, वीएसडी क्लोज करेंगे, पीडीए क्लोज करेंगे और एवीएसडी रिपेयर करेंगे। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन फेलियर टू थ्रीव, ट्राई या थ्रीव में, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट है आपका, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पेटेंट फोरामेन ओवेल। तो स्टूडेंट्स, पेटेंट जो फोरामेन ओवेल है उसको अगर हम पढ़ें तो उसमें ये है कि जो पेटेंट जो जो फोरामेन ओवेल होते हैं ये नॉर्मल फीटल ओपनिंग होते हैं बिटवीन राइट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है। सॉरी, लेफ्ट आर्ट्रियम। एक मिनट में आप लोगों ने थोड़ा सा डायग्राम से बता दूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अगर ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम में, तो लेफ्ट और राइट एट्रियम के बीच में, ठीक है, क्या होगा कि यहाँ पे ओपनिंग होती है जब बच्चे डेवलप हो रहे होते हैं उस वक्त, ठीक है। तो क्या होता है कि उसमें नॉर्मल जो है वो फीटल ओपनिंग, जिसकी वजह से उनका ब्लड जो है वो इधर उधर से एक्सचेंज होता रहता है, ठीक है। नॉर्मल उनका जो फिजियोलॉजी है वो इससे चल रही होती है। लेकिन जब बच्चा जो है वो उसकी पैदाइश हो जाती है तो ये क्या है कि ये फोरामेन ओवेल जो है ये क्या हो जाते हैं, ये क्लोज़ हो जाते हैं। किस तरह क्लोज होते हैं? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जो है लेफ्ट साइड पे इंक्रीज़ होता है, तो उसकी इंक्रीज प्रेशर की वजह से जो यहाँ पे प्लेप होते हैं वो अंदर वो जो है वो बंद होना शुरू हो जाते हैं, वो स्टिक होना शुरू हो जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट में ये फेल हो जाए, यानी लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट आर्ट्रियम के बीच में जो ये सुराख है, जो ओपनिंग है, अगर ये फेल हो जाए यानी क्लोज ना हो जाए आफ्टर बर्थ, तो इसको हम कहते हैं पेटेंट फोरामेन ओवेल कहते हैं, ठीक है। ठीक है, या इसको हम अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो हम कह सकते हैं कि ये जो फेलियर है आप फ्यूजन, किन का फ्यूजन? सेप्टम प्राइमम का और सेप्टम सेकंडम का। अगर सेप्टम प्राइमम सेप्टम सेकंडम जो है वो अगर दोनों क्लोज ना हो जाएं, वो फेल हो जाएं, तो उसको हम परसिस्टेंट ओपनिंग कहते हैं फोरामेन का, ठीक है। वो चीज़ है PFO, ठीक है। अच्छा, याद रखिए स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने मिक्स नहीं करना, यानी जो पेटेंट फोरामेन ओवेल है उसको अपने ट्रू ASD के साथ मिक्स नहीं करना, ठीक है। ये वो ट्रू ASD नहीं है। पेटेंट फोरामेन ओवेल अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो ये फेलियर ऑफ फीटल फोरामेन ओवेल टू क्लोज आफ्टर बर्थ ड्यू टू इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ द आर्टरिया सेप्टा। मोस्ट पेशेंट्स आर एसिम्टोमेटिक बट इट कैन काज पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म, ठीक है। याद रखिए पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म जो है ये काज कर सकता है। 2-year-old child हैं accidentally found to have a small inter-arterial communication during echocardiography। इको हो रहा था, उन्हें देखा कि राइट एट्रियम जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं लेफ्ट एट्रियम के साथ, उनको ओपनिंग मिली, ठीक है। फिर क्या कि परफॉर्म फॉर इनोसेंट मरमर, उसमें जो है वो बहुत हल्के से मरमर आ रहे थे, इसमें बहुत हल्के से मरमर होते हैं। ASD VSD के तो अलग किस्म के मरमर हैं, लेकिन इसमें बहुत इनोसेंट मरमर होते हैं। द चाइल्ड इज़ एसिम्टोमेटिक एंड देयर इज़ नो फिक्स स्प्लिटिंग अप इस टू। देखिए इसमें जो बच्चा होगा वो उसमें कोई सिम्टम्स नहीं होंगे, जिस तरह ASD और उन चीज़ों में तो थे, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे कोई जो है इसमें वो सिम्टम्स वगैरह नहीं होंगे। और इसके साथ साथ आप लोगों ने एक चीज़ जो है और याद रखनी है कि जिसमें जो हॉलमार्क साइंस है वो यही है कि जो इसमें बच्चे होते हैं उसमें एक्सीडेंटल फाइंडिंग आते हैं जब हम इको कर रहे होते हैं, जब हम बच्चे को जब किसी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, किसी पीडियाट्रिक के पास जब वो अस्कल्टेट करते हैं, और उसी अस्कल्टेशन में जो है उनको नज़र आता है कि वो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कोई मतलब इनोसेंट मरमर उनको नज़र आते हैं। वो इनोसेंट मरमर जो है
वो चीज़ें जो हैं उनको जब वो आगे इवैल्यूएट करते हैं यानी इको वगैरह करवाते हैं तो इकोकार्डियोग्राफी में उनको फिर क्या नज़र आता है, उनको वो ओपनिंग नज़र आता है। तो इससे वो कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ इसको पेटेंट फॉरमेन ओवेल है। बाकी चीज़ें जो है जिस तरह ASD के साथ कुछ बच्चे इसको कंफ्यूज करते हैं, लेकिन उसमें कंफ्यूज ना करें। अच्छा, इसमें हम एक स्टडी करते हैं, इसमें बबल स्टडी होते हैं जो कि इसको कंफर्म करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो है TTE करते हैं, यानी ट्रांसथोरेसिक इकोकार्डियोग्राफी करते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इसमें क्या है, कंट्रास्ट इकोकार्डियोग्राफी जिसको बबल स्टडी कहते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन में क्या है कि इसमें हम ट्रांस एसोफेगल इकोकार्डियोग्राफी विद बबल स्टडी करेंगे, ये क्लासिक है। इनिशियल मैनेजमेंट में क्या करें, पेशेंट को हमने ऑब्जर्व करना है। मोस्ट चिल्ड्रन आर रिक्वायर नो ट्रीटमेंट। डेफिनेटिव मैनेजमेंट में क्या है कि परकुटेनियस जो डिवाइस होता है यानी क्लोजर सेलेक्टेड पेशेंट में विद पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म और रिकरेंट स्ट्रोक, यानी वो जिनमें पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म या रिकरेंट स्ट्रोक। याद रखें कि PFO जो है यानी पेटेंट फॉरमेन ओवेल जो है, ये अगर यंग बच्चों में या यंग एज में किसी को अगर स्ट्रोक हो सकता है तो उसका मोस्ट कॉमन रीज़न जो है यही है। ठीक है, क्योंकि इसमें एम्बोलिज्म और वो चीज़ें जो एम्बोलाई ऊपर जाके वो बस सकते हैं जिससे स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इसमें पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म में जो कि स्ट्रोक करा सकता है। स्टूडेंट्स, ये चीज़ें हैं, इसके हवाले से ये आप लोग पढ़ लें। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई। इसको हम कहते हैं क्रिप्टोजेनिक स्ट्रोक एडल्ट्स के अंदर जो है वो करते हैं यंग एज में, यंग एडल्ट्स में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गई होगी। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह।